नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिना का परिवार में। आइए फिर से करते हैं हम शानदार सी क्लास। नेक्स्ट आपकी, आप सभी जानते हैं कि अभ्यास सीरीज किसकी, अभ्यास सीरीज के अंदर आप लोग जीएस के और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सामान्य अध्ययन के वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते रहे और आने की पूरी चांसेस है। एग्जाम डेट्स आपकी आने लगी हुई हैं, आप ध्यान रखें। सभी लगातार क्लासेस आपके आगे बढ़ी जा रही हैं। 7 क्लास जैसा कि हम कर चुके हैं और आज है हमारी अभ्यास सीरीज की 8वीं क्लास। यदि किसी ने पहली क्लास नहीं ली है तो अच्छे से अपनी उन क्लासेस को ले और इस क्लास को भी अच्छे से ले। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये अभ्यास सीरीज आगे बढ़ती रहेगी और जितने भी सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस आपके महत्वपूर्ण होंगे वो छोटी छोटी क्लास के अंदर मैं आराम से कराता रहूंगा। आप ध्यान रखें। आइए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। देखिए क्या है इस सीरीज का आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ध्यान देंगे सभी। कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस प्रक्रिया से पहुंचता है। देखिए यदि आपने पिछली क्लास की होंगे ना तो ये क्वेश्चन ऐसे मानिए कि बस रिवीजन पर्पज से क्वेश्चन आया है ना। कहना क्या है कि सूर्य और अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो इनमें लगभग लगभग कितना 15 करोड़, एवरेज की बात करेंगे तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस बैठती है। कहने का मतलब, और इस डिस्टेंस के मध्य में कोई माध्यम काम नहीं करता, कोई भी एक माध्यम इसमें काम नहीं करता। और जब माध्यम काम नहीं करता तो सूर्य का प्रकाश किस आपका प्रोसेस से या किस उससे जो सूर्य की ऊष्मा है वो पृथ्वी तक पहुंचती है। तो जब कोई माध्यम बीच में काम ना करे और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऊष्मा पहुंच जाए तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडिएशन या विकिरण। क्या बोलते हैं? रेडिएशन या फिर विकिरण। तो सिंपली क्या हो जाता है इसका आंसर? विकिरण। विकिरण के प्रोसेस से पृथ्वी पर आती है सूर्य की ऊष्मा या सूर्य का प्रकाश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का उपयोग होता है क्योंकि। ये भी क्वेश्चन अगर मैं कहूं ना तो आपका रिवीजन क्वेश्चन है। ऑलरेडी आप इसको कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है लाल कलर को यूज क्यों करते हैं। इसका सिंपल आंसर क्या होता है, याद रखें सभी कि जो लाल कलर होता है ना, न्यूनतम विक्षेपण। देखिए ये तो हो गया कभी न्यूनतम क्या होता है, मिनिमम डेविएशन बोलते हैं इसको। वैसे अगर बात करूं क्या होता है, देखिए लाल कलर का सिंपली आप याद रखें कि लाल कलर का जो फैलाव होता है ना, फैलाव, वो फैलाव बहुत ही कम होता है। और जब फैलाव बहुत कम होता है ना तो लाल कलर दूरी से भी आपका बड़ी आराम से हमें दिखाई दे जाता है। इसीलिए जितने भी खतरे होते हैं या डेंजर्स होते हैं या फिर ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, सबका कलर क्या होता है? रेड होता है, ताकि दूर से आराम से देखा जा सके। सिंपली याद करें तो लाल कलर का बिखराव या लाल कलर सबसे कम फैलता है, ठीक है ना, इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल रेड कलर के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। देखिए जरा, कह रहा है कि रोगियों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सक जो होते हैं हमारे वो इस्तेमाल करके उनके द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता है ना, उस दर्पण को क्या कहते हैं। यदि आप डेंटिस्ट के पास गए होंगे ना तो वहां पर क्या करते हैं ना कि हमारे दांत की इमेज को बड़ा देखने के लिए ना वो एक आप मिरर का यूज करते हैं। और क्या क्या कहानी होती है जरा ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में अगर कभी आप हमेशा याद रखें, जब भी कोई चीज को बड़ा करके देखा जाए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके देखा जाएगा, वहां पर यूज होगा किसका? अवतल दर्पण का। वहीं अगर छोटा करने की बात आएगी कि बड़ी वस्तु को छोटा करके देखा जाए तो हमेशा दर्पण यूज होगा। कौन सा? उत्तल दर्पण, या इसी को बोलते हैं कॉन्वेक्स दर्पण। कौन सा भाई? कॉन्वेक्स। और अवतल होगा हमारा कॉनकेव। आप सभी याद रखें, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है ना। तो अब जरा इस इमेज में देखिएगा, ध्यान से देखें तो ये डेंटिस्ट के पास होते हैं ये वाले, ये मिरर जो होते हैं। और इन सभी में क्या होता है कि दांत की बड़ी इमेज दिखानी होती है, और दांत की बड़ी इमेज दिखाने का काम करता है कौन सा? हमारा अवतल दर्पण। देखिए याद करने का बड़ा ही शानदार ट्रिक है। आप देखें अवतल और उत्तल को लिखें और सिंपली आप लिख के देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि अवतल बड़ा लिखा हुआ है किसकी कंपैरिजन में? उत्तल के में। तो जहां भी बड़े की बात आती है या बड़ा इमेज दिखाने की बात आती है वहां लगता है हमारा अवतल। और जहां छोटा, जैसे आप देखें जो गाड़ी के रेयर मिरर होते हैं ना, रेयर व्यू मिरर, उनमें क्या होता है, देखिए प्लेन कितना बड़ा है लेकिन उस दर्पण में प्लेन को बहुत छोटा दिखा दिया। तो छोटा दिखाने का काम कौन कर रहा है? उत्तल दर्पण। आई बात समझ में? तो इमेज में जो बड़ा हो गया हमारा वो अवतल, और जो बड़ी इमेज कर देगा, जिम जिम वगैरह होती है ना, उसमें अवतल दर्पण का यूज करते हैं ताकि थोड़ा बड़ा दिखाया जाए शरीर को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नॉर्मल आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। आसमान नीला किसकी वजह से दिखाई देता है? कह रहा है कि जो आसमान है ना वो नीला कलर का दिखाई कैसे देता है? क्योंकि आसमान का तो कोई कलर भी नहीं होता,
ठीक है, बिल्कुल कोई कलर नहीं होता, याद रखें आप लोग। एक्चुअल में क्या होता है कि पृथ्वी का, ये पृथ्वी है हमारी, और ये पृथ्वी के चारों तरफ ये वायुमंडल है, और वायुमंडल में अब जानते सभी धूल के कण मिलते हैं, बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स मिलते हैं इसमें। अब कहानी क्या होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश अंदर आता है ना, अंदर आते ही प्रकाश, और प्रकाश सारा इस तरीके से अपना फैल जाता है, ऐसे चारों दिशाओं में फैल जाता है। और इस फैलने की वजह से सूर्य का प्रकाश होता है ना, उसके 7 कलरों में से जो नीला कलर होता है वो ज्यादा फैलता है। कहानी क्या होती है, वो ज्यादा फैल जाता है। और इसी तरीके से प्रकाश के इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकीर्णन। तो सीधी सी बात है, जो प्रकाश के फैलने की प्रक्रिया है उसमें ब्लू कलर जल्दी फैल जाता है और रेड कलर कम, ट्रैफिक सिग्नल वाला पॉइंट है ना, याद रखिए सभी। तो क्या होता है कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ना, उसमें ब्लू कलर ज्यादा फैल जाता है, और ब्लू कलर फैलने की वजह से क्या होता है, हमें आसमान नीला दिखाई देता है। अगर अंतरिक्ष में जाओगे ना तो आसमान काला दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर तो वायुमंडल है ही नहीं, वहां क्या प्रकाश फैलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। भाई साहब बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आप सभी याद रखें। आपसे पूछा है कि जो सूर्य है ना, सूर्य किस कलर का प्रकाश छोड़ता है, या जो सूर्य के द्वारा जो प्रकाश निकलता है उसका कलर क्या होता है। तो हमेशा याद रखें उसका कलर होता है सफेद। कैसा होता है, सफेद कलर, है ना, जरूर ध्यान देंगे कैसा होता है, सफेद कलर। लेकिन जैसे ही हम उस सफेद कलर को किससे पास करा दें, प्रिज्म से पास करा दें, तो उसका जो क्या होता है आप सभी जानते हैं कि वो 7 कलर में, कितने, 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है, या 7 रंगों में टूट जाता है। आप सभी जानते हैं कितने रंगों में टूट जाता है, 7 में। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि यदि 7 कलर मिला दिए जाए, किसके, ये वाले 7 कलर, अगर ये 7 कलर मिला दिए जाए तो हमें कौन सा कलर प्राप्त होगा। तो हमेशा आप याद रखें ये व्हाइट कलर ही प्राप्त होगा, हमें सफेद कलर। ठीक है, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश के विचलन की घटना को क्या कहते हैं। सिंपल है भाई, देखो मैं आपको बताता हूँ। जब भी प्रकाश जा रहा है, लाइट को मानेंगे, और एक माध्यम ये हमारा इससे पास हो रहा है, और यहाँ दूसरे माध्यम आती है, तो एक माध्यम हो गया, ये हमारा दूसरा माध्यम। अब जो इसका रास्ता था प्रकाश का वो थोड़ा सा बदल गया, ऐसे विचलन इसी को तो कहते हैं। ये जो डेविएशन है ना, इसका मतलब ही है क्या, विचलन, विचल गया, अपने अपने रास्ते से विचल गया। और विचला कैसे, रास्ता बदल दिया। और जब क्या कहानी क्या होती है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ जाए और रास्ता हो जाए इसका विचलन में, तो कहानी हो जाती है किसकी, हमारी रिफ्रैक्शन की। क्या कहानी हो जाती है, रिफ्रैक्शन की। अच्छा मतलब अपवर्तन की। परावर्तन में क्या होता है कि परावर्तन में कहानी होती है कि जिस माध्यम से आया था टकराया दर्पण से और वापस हो गया, ये हमारा परावर्तन होता है। तो आप सभी याद रखें कि अपवर्तन में प्रकाश अपना माध्यम बदलता है और साथ में उसके रास्ते में थोड़ा सा विचलन भी आता है, इसे कहते हैं हम अपवर्तन। ठीक है, देखिए ध्यान से दिखाता हूं आपको। देखिए जरा इमेज में आप आराम से देख पाएंगे कि भाई एक माध्यम तो मेरा ये था, जो भी माध्यम है मेरा सघन है विरल है वो बात अलग है भाई, है ना। और एक माध्यम मेरा ये है, प्रकाश हमारा यहाँ से आया इस तरीके से, आने के बाद जैसे ही माध्यम चेंज हुआ थोड़ा सा डेविएट हो गया, मतलब कि रास्ता बदल दिया, और इसी को बोलते हैं हम क्या, प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं भाई, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट आपका, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। अभी अभी जस्ट आपने थोड़ी देर पहले मैंने कराया था आपको कि प्रकाश हमें मिलेगा सफेद कलर का, लेकिन जैसे ही आप इसको प्रिज्म से पास करा दोगे, प्रिज्म से, इसमें क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण, और ये अपने कितने कलरों में टूट जाएगा, 7 रंगों में, है ना। तो सिंपली आंसर क्या हो जाता है भाई इसका, हमारा 7 रंग। कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं। ठीक है भाई, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं, आगे चलिए। अच्छा देखिए देखिएगा जरा ध्यान से, देखिए बड़ा अच्छा यहाँ पे तो फोटो भी है, अब तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। भी देखिए मैंने आपसे कहा ना कि ये कलर कौन सा होता है, हमारा सफेद कलर। देखिएगा ध्यान से, जो प्रकाश सूर्य से जो आया वो सफेद कलर है, लेकिन जैसे ही प्रिज्म से पास कराया, आप ध्यान से देखेंगे ये अपने अपने जो 7 कलर है उनमें टूट गया। यही आप एक क्वेश्चन और समझे कि इसी में आपका जो यहाँ पर जो आपके ये कलर है, ये वाले दिख रहे होंगे आपको, ध्यान से देखेंगे, जो ये जो कलर आपके सामने है ना, ये सबसे ज्यादा रास्ते से विचलन हो गया, कौन सा, बैगनी। और सबसे कम कौन सा विचलित हुआ, लाल। इसीलिए कहता है कि लाल कलर खतरे का निशान होता है। क्यों, क्योंकि अपने रास्ते से कम विचलता है और कम अपना फैलाव होता है, इसका कम फैलता है। आई बात समझ में। चलिए आया करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए कह रहा है प्राथमिक रंग कितने हैं। देखिए बहुत अच्छा है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग है। आप सभी याद रखें प्राइमरी कलर क्या होते हैं। देखिए ये सही रहेगा, है ना, ध्यान देना भाई।
देखो प्राथमिक कलर हमसे पूछे कि प्राथमिक कलर क्या कौन से होते हैं, तो जो बेसिक कलर होते हैं जिनको किसी से प्राप्त नहीं किया जाए, जो नेचुरली हमें मिल जाते हैं, ऐसा मानिए कि जिनको किसी अदर कलर के मिलाने से ना प्राप्त करा जाए ना, उन्हें प्राथमिक कहते हैं। अच्छा द्वितीय क्या होते हैं फिर? द्वितीय के सेकेंडरी कलर वो होते हैं जो प्राथमिक कलर के मिलने से मिले, समझे, जो प्राथमिक कलर के मिलने से हमको मिल जाए। देखिए जरा ध्यान से, एक्चुअल में क्या होता है, लाल भी प्राथमिक कलर है हमारा, हरा भी प्राथमिक कलर है, नीला भी प्राथमिक कलर है। तो जो ऑल ऑफ दीज है ना, ये सभी हमारे प्राथमिक कलर है, ये सभी प्राइमरी कलर्स है। ध्यान से देखिएगा आप, ये इमेज बहुत कुछ समझाती है और बड़ी ही जबरदस्त आपकी ये इमेज है। देखिए ये हमारा प्राथमिक कलर, ये हमारा प्राथमिक कलर और ये हमारा प्राथमिक कलर। और ये बताना क्या चाह रहा है, अगर आप ब्लू और रेड को मिलाते हैं तो ये कलर बनता है हमारा मैजेंटा, जो एक सेकेंडरी कलर है। क्या है? सेकेंडरी कलर। दूसरी बात करूं मैं किसकी, अगर आप ग्रीन और रेड को मिलाएंगे तो मिलेगा येलो कलर, ये भी द्वितीय कलर है। और अगर आप ब्लू और ग्रीन को मिलाते हैं तो सियान कलर मिलता है हमारा, और ये भी क्या है, एक सेकेंडरी कलर। आई समझ में? आप आराम से इनको जरूर याद रखें। आगे चलते हैं। एक होता है हमारा क्या, कि अगर आप इन तीनों को मिला दें तो आपको मिलेगा व्हाइट कलर। क्या मिलेगा? व्हाइट कलर। ठीक है, चलिए इसे बोलते हैं आपका पूरक रंग, इसको पूरक बोला जाता है। ठीक है, ये पूरक कलर है। और ऐसे रंग जो मिलके आपस में व्हाइट कलर बनाते हैं वो सभी क्या होते हैं? सभी पूरक कलर्स होते हैं, पूरक रंग होते हैं हमारे। ठीक है ना? प्राथमिक तीन कौन कौन से? लाल, हरा, नीला। और बात करें द्वितीयक तो कौन कौन से? पीला या सॉरी येलो, मैजेंटा और सियान। ये मिलके किससे मिले हमें? जो हमें इनका जो ये रंग हमें प्राप्त हुए हैं वो किससे प्राप्त हुए? प्राथमिक कलर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अगर आप किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो आपको कम से कम कितनी लेंथ का मिरर या दर्पण लेना पड़ेगा या शीशा लेना पड़ेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी की इमेज को देखना चाहते हैं पूरा, तो सिंपली उसकी हाइट का आधा, कितना? उसकी हाइट का आधा मिरर आप लगाएंगे तो आप उसकी पूरी इमेज प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो सिंपली होगा व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। अगर ऊंचाई में मिल जाती है तो ये हो जाएगा हमारा क्या भाई, कि हमें व्यक्ति की जो प्रतिबिंब है वो पूरा का पूरा दिखाई दे जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन कहता है समुद्र जल के नीले रंग का होने का क्या कारण है? देखिए अभी आपको मैंने बताया था कि जो समुद्र का जो पानी है वो नीला किस तरीके से दिखाई देगा हमें, सिंपली। तो जरा देखें क्या कहता है, समुद्र जल में अशुद्ध वस्तु द्वारा नीले रंग की रोशनी का अपवर्तन, नहीं, पानी द्वारा रोशनी का छितराव, पानी द्वारा लाल रंग का अपवर्तन, या समुद्री पानी में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए मैं बताता हूं आपको, पानी द्वारा जो प्रकाश की रोशनी है उसका छितराव, या इसी को कहते हैं हम फैलाव। अभी मैंने आपको बताया था ना, उसी का फैलाव, जिसमें सबसे ज्यादा फैला कौन सा? हमारा नीला कलर। और नीला कलर एक्सपेंड हुआ क्योंकि बैगनी तो ना के बराबर हो जाता हमारा वॉयलेट कलर। बात आती है ब्लू कलर की, तो ये फिर ज्यादा फैलता है, इसलिए हम पानी का दिखता है समुद्र कलर नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका देखिएगा नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? हरा, नीला, पीला या लाल? देखिए आप इसको लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रकाश के ये कलर होते हैं आपके, आप सभी जानते हैं, जब प्रकाश प्रिज्म से पास होगा तो ये 7 कलरों में टूटेगा। हमेशा याद रखना आप, जब भी आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो इनकी जो तरंग दैर्ध्य होगी, क्या होगी भाई? तरंग दैर्ध्य, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं हम वेव लेंथ। क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। ठीक है, वेव लेंथ वो हमेशा बढ़ती जाएगी। क्या होगा? हमेशा बढ़ती जाएगी। मतलब जैसे अगर विवग्योर है उससे ज्यादा होगी आई की इंडिगो कलर की। बात करें नेक्स्ट, आपका होगी ब्लू कलर की सबसे ज्यादा, और ज्यादा ग्रीन की और ज्यादा कलर होगी, और येलो की और ज्यादा वेवलेंथ हो जाएगी। बात करें ऑरेंज की और ज्यादा हो जाएगी, और बात करें लास्ट हम रेड कलर की, इसकी सबसे ज्यादा होती है, तभी तो खतरे का रंग है। वेवलेंथ जो है लाल कलर की सबसे ज्यादा होती है इन सभी में, इसीलिए खतरे का निशान लाल बनाते हैं, ये दूर तक दिखाई देता है। अगर मैं ऊर्जा की बात करूं तो देखिए ऊर्जा उल्टा हो जाती है। ऊर्जा उल्टी इस तरीके से हो जाती है, एनर्जी इस तरीके से। इसमें कहानी क्या हुई, अब लाल रंग की ऊर्जा होगी सबसे कम, और जैसे आप ऊपर की तरफ चलते चले जाओगे तो ऊपर आपको मिलेगा कौन सा? आपका वॉयलेट कलर,
जिसकी ऊर्जा हो जाएगी अधिक या फिर मैक्सिमम। हमेशा याद रखें, तरंग दैर्ध्य और ऊर्जा का इस स्पेक्ट्रम में उल्टा रिलेशन होता है। अगर तरंग दैर्ध्य ऊपर से नीचे बढ़ती है तो ऊर्जा ऊपर से नीचे घटती है। तो आप ध्यान से देखें कि बात कर रहा है किसकी है, हमसे ऊर्जा की, वो भी सर्वाधिक। तो देखिएगा जरा, ऊपर आता है बैगनी, बैगनी इसमें है नहीं है, फिर आता है इंडिगो, है क्या, नहीं है, बात आती है ब्लू की, हाँ बिल्कुल हमारे सामने ब्लू है, और ब्लू कलर की जो ऊर्जा होगी वो सबसे ज्यादा होगी, है ना भाई, ब्लू कलर की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। आप इस स्पेक्ट्रम को याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम है जो काम आता है हमारा, ठीक है। चलिएगा आगे करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक होता है ना, किसका वेग सबसे अधिक होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी जानते हो इस दुनिया में फिलहाल के लिए तो प्रकाश का सबसे तेज वेग है ना, कितना होता है आप सभी याद रखें, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसी को एक और आता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई, आप सभी याद रखें ये प्रकाश का वेग है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। जब रात को आकाश में चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता तो इसे क्या कहा जाता है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखिए एक्चुअल में कहानी क्या होती है आप सभी जानते हैं कि जब आकाश में चंद्रमा ही दिखाई ना दे हमें बिल्कुल भी, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम अमावस्या। क्या बोलते हैं भाई, अमावस्या, कहते ना अमावस्या की काली रात। और अमावस्या वाले दिन को हम कहते हैं न्यू मून, कि हमारा नया मून बनने आ रहा है आज, कैसा मून है, नया मून, और उस दिन को कहा जाता है अमावस्या। क्या कहते हैं भाई, अमावस्या, ठीक है, ध्यान रखेंगे सब। आइए नेक्स्ट, माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है, इस दिन को निम्न में से क्या कहा जाता है। देखिएगा अदृश्य हो रहा दोबारा से, यहाँ भी गायब हो रहा था, ध्यान देंगे तो यहाँ भी आपका इधर भी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, और यहाँ भी अदृश्य हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अमावस्या का दिवस या न्यू मून डे, है ना। कभी कभी अमावस्या एग्जाम में नहीं देगा आपको, सीधा देगा कि क्या होता है, न्यू मून। और पूर्णिमा को क्या होता है, फुल मून। पूर्णिमा होता है ना, पूर्णिमा मतलब पूर्ण आपको चंद्रमा दिखाई दे रहा, उसे कहते हैं फुल मून, फुल मून दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्या है, हाँ ये बहुत अच्छी इमेज है भाई, ये आप समझ जाएंगे। हमेशा याद रखना कि जब आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर चंद्रमा आता है तो ये होता है न्यू मून की घटना, माने अमावस्या। क्यों होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा की एक साइड पर पड़ता है, और यही पढ़ने जब यह प्रकाश पड़ जाता है ना, तो वो प्रकाश पड़कर पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता, और जब पृथ्वी पर नहीं पहुंचता तो हम देख ही नहीं पाते, सिंपल। और जब हम नहीं देख पाते तो हमें दिखता है अंधेरा बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं अमावस्या। जैसे थोड़ा सा रास्ता बदला, अपने रास्ते पे गया, तो इसका प्रकाश इस येलो वाले कलर पे पड़ा और यहाँ पड़ के पृथ्वी पे चला गया इस तरीके से, तो हमें चंद्रमा का इतना हिस्सा दिख गया। थोड़ा और आगे जाऊंगा मैं, तो जैसे ही मून यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश इतने हिस्से पे गिरा इस तरीके से, और इतने पे ही गिर के पृथ्वी पे पहुंच गया। जब पृथ्वी पे आ गया तो हमें इतना हिस्सा दिखाई दे गया। वैसे ही सामने की बात करो, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पूरा का पूरा पड़ा, और यहाँ पूरा पड़ने से पृथ्वी पे ऐसे करके आया, तो इस कंडीशन में हमारी होगी पूर्णिमा। इसीलिए आप देखते हैं कि 14 दिन चंद्रमा का जो आकार होता है वो बढ़ता है, और बाद के चंद्रमा के आकार के बाद में क्या हो जाता है, वो कम होता चला जाता है, और एक टाइम पाके बिल्कुल जीरो हो जाता है, समझे ना, इसे कहते हैं अमावस्या। और इसी को बोलते हैं चंद्रमा की कलाएं या फेजेस ऑफ मून, इसे ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर जो गड्ढे हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो हमेशा याद रखें, चंद्रमा की सतह पर जो आपको गड्ढे दिखते हैं ना, ये गड्ढे कैसे बनते हैं, जो ब्रह्मांड में छोटे छोटे पिंड है ना हमारे, जिन्हें हम क्षुद्रग्रह कहते हैं, छोटे छोटे बहुत पिंड, लाखों करोड़ों पिंड है जो हमारे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, वो कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ जाते हैं, कभी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में आ जाते हैं। तो जैसे वो चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण में आते हैं तो वो उसमें एंट्री कर जाते हैं इसके, और पृथ्वी पर चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं, सीधी सी बात है। पृथ्वी पर वायुमंडल है तो पृथ्वी का वायुमंडल उन्हें जला देता है, लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति है, और जब अनुपस्थिति है तो वो क्षुद्रग्रह जल नहीं पाते, और जब जल नहीं पाते ना तो वो आके से टकराते हैं, और टकरा के जो गड्ढे बनाते हैं, इन्हीं गड्ढों को हम कहते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं ना, क्रेटर। तो चंद्रमा पर जो गड्ढे होते हैं ना उन्हें क्रेटर कहा जाता है। कैसी लगी आप सभी को क्लास, अच्छे से कीजिए क्लासेस को, ठीक है। लगातार आपकी ये अभ्यास सीरीज बढ़ती रहेगी लगातार। क्लासेस अगर आपको पसंद आ रही है ना तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, इन्हें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये लगातार क्लासेस मिलती रहे। और अभी और भी क्लासेस आपके लिए आनी है लगातार, और भी बढ़िया बढ़िया क्लास, मैथ्स की क्लास हो या करंट अफेयर्स की क्लास हो, सभी आपके लिए लाई जाएंगी।
अभ्यास सीरीज कैसी लग रही है फिलहाल आपको आप ये बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम इसी सीरीज की अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।